शादी एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। ये सिर्फ दो लोगों को ही नहीं बल्कि दो परिवार को भी जोड़ देता है। और ये एक ऐसा पड़ाव होता है जब आप अपने पार्टनर को वचन देते हो कि आप मरते दम तक उनका साथ निभाओगे, उनको रिस्पेक्ट दोगे, उनसे प्यार करोगे। लेकिन रिसेंट टाइम के केसेस को अगर आप ध्यान से देखो तो शादी का कुछ और ही मतलब निकल रहा है, जहाँ इन वचनों का, इन प्रोमिसेस का कोई भी वैल्यू नहीं रहा है। एक्चुअली में हमारे कल्चर में जो पर्पस हुआ करता था शादी का, वो पूरा का पूरा हटकर कुछ और ही रीजनिंग बन गई है शादी की। और इसका वन ऑफ द मोस्ट रीजंस है आजकल के बढ़ते अफेयर्स, ट्रस्ट इश्यूज। और हद तो तब हो जाती है जब ये अफेयर शादी के बाद भी कंटिन्यू होते हैं लोगों की लाइफ में। तब किसी एक की गलती का भुगतान दोनों ही पार्टनर्स को करना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है आज के केस में। अ वाइफ किल्ड अ हस्बैंड अगेन। और मोस्ट ऑफ द केसेस की तरह यहाँ भी लव ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। लेकिन इस केस में शादी के बाद कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, बल्कि सोनम राजा को मारने की प्लानिंग शादी के पहले से ही कर रही होती है। इवन तब से जब राजा ने पहली बार उसे देखा था। अब तक आपने हस्बैंड किलर वाले जितने भी केसेस देखे होंगे, सुने होंगे, सोनम का दिमाग इन सब में से सबसे ज्यादा तेज है। मध्य प्रदेश में रहने वाला राजा रघुवंशी इंदौर के शाकर नगर में रहता था अपने परिवार के साथ। राजा अपने दोनों भाई सचिन और विपिन से उम्र में छोटा था। राजा अपना फैमिली बिजनेस रघुवंशी ट्रांसपोर्ट संभालता था, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल्स को रेंट पे स्कूल बसेस प्रोवाइड करते थे। राजा शुरुआत से ही अपने पेरेंट्स की सारी बात मानता था। वो काफ़ी रिस्पेक्टफुल था, काफ़ी ऑनेस्ट था अपने काम को लेकर, अपने कजिन्स के थ्रू और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के थ्रू भी। और ऐसे ही 29 की एज होने के बाद राजा के पेरेंट्स ने उसके सामने काफ़ी सारे शादी के रिश्तों के प्रपोजल्स रखे, तो उसने चुपचाप अपने पेरेंट्स की बात मान ली और शादी के लिए तैयार हो गया, टू मेक देम हैप्पी। और वो खुद भी लाइफ में न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने को तैयार था, अपनी फैमिली आगे बढ़ाने को तैयार था, इसलिए उसने शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। राजा और सोनम की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू हुई थी लास्ट ईयर अक्टूबर में। इस डायरेक्टरी में वो सारी फैमिलीज थी जो रघुवंशी समाज से बिलोंग करती है, जो आपस में ही अपने बच्चों का रिश्ता ढूंढने के लिए नाम और डिटेल शेयर करते हैं। और ऐसे ही पता चला राजा के फैमिली को सोनम के फैमिली के बारे में और सोनम को राजा के फैमिली के बारे में। राजा की तरह सोनम भी इंदौर में ही रहती थी और साथ ही साथ अपना फैमिली बिजनेस भी संभालती थी। सोनम के फादर देवी सिंह एक प्लाईवुड फैक्ट्री के ओनर, जिसका अकाउंट एंड बिलिंग का काम सोनम ही देखा करती थी। सो दोनों ही फैमिलीज फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग थी, सेम कम्युनिटी से बिलोंग करती थी और बच्चों की एज भी शादी के लायक हो गई थी। इसलिए दोनों ही फैमिलीज ने मिलने का डिसाइड किया और यहाँ शादी की बात आगे बढ़ गई। राजा की मदर का ये कहना था कि उन्हें सोनम पहली ही मीटिंग में काफ़ी पसंद आ गई थी। दोनों ही फैमिली ने ये डिसाइड किया कि उन्हें शादी के लिए एग्री कर लेना चाहिए। और इसी तरह राजा और सोनम की भी टेक्स्ट मैसेजेस एंड कॉल के जरिए बात होना भी शुरू हो गई थी। लेकिन जब राजा ने सोनम को पहली बार कॉल किया था तो उसके बिहेवियर से, उसके टोन से ऐसा लगा नहीं कि वो राजा से बात करने में इंटरेस्टेड है। और ये बात राजा ने अपने मदर से भी शेयर करी थी। डाउट हुआ था कि मम्मी वो मेरे को टाइम नहीं दे पा रही है, बोले तो शादी के बाद क्या टाइम देगी, बोले तो मैंने बोला था बेटा तुम ही बात कर लिया करो। तो बोले नहीं, बोले कि ये ना मेरा मैसेज का जवाब नहीं देती घंटों घंटे, तो मैं क्यों करूंगा बात, बोले कि। राजा सोनम से अकेले मिलना चाहता था। यूजुअली जैसे शादी के पहले एक लड़का लड़की मिलते हैं ऑन अ कॉफी डेट और अ मूवी डेट, बट सोनम की फैमिली ने सोनम को राजा से मिलने से अलाउ नहीं किया। बेसिकली सोनम की फैमिली सोनम को राजा से मिलना नहीं देना चाहती थी। मे बी उन्हें कोई डर हो कि किसी बात का राजा को पता ना चल जाए। और राजा की मदर ने भी इस बात को ये सोचकर टाल दिया था कि सोनम की फैमिली काफ़ी ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से आती है, शायद उन्हें ये सारी चीज़ें ना पसंद हो। आया था उनकी मम्मी को कि राजा बोल रहा है कि मेरे को सोनम से मिलना है अकेले में, मेरे को पिक्चर देखने जाना है, मेरे को घूमना है। तो उनकी मम्मी ने मना कर दिया था कि हमारे यहाँ की बच्चों ने ऐसी नहीं है, हमारे यहाँ थोड़ी सख्ती है, बोले उसके पापा को ये चीज पसंद नहीं है, बोले। ऑन 11 मई 2025 राजा और सोनम की शादी हो गई और शादी काफ़ी धूमधाम से हुई। एज यू नो, दोनों ही फैमिलीज फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग थी और शादी में ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं आया जिसको कि देखकर लगे कि सोनम इज़ नॉट हैप्पी विद दिस मैरिज। पर सोनम ने किसी को भनक तक नहीं पड़ने दी कि शादी के बाद क्या हाल होने वाला है राजा का। शादी को अभी 6-7 दिन ही हुए थे और सोनम ने राजा को हनीमून के लिए फोर्स करना शुरू कर दिया। वैसे राजा भी हनीमून पे जाना चाहता था, उसे पता नहीं था कि सोनम इतने जल्दी ही हनीमून प्लान कर लेगी। सो राजा रेडी नहीं था हनीमून के लिए, लेकिन फिर भी वो मान जाता है क्योंकि सोनम ने ऑलरेडी मेघालय के टिकट्स बुक कर रखे थे राजा और खुद के, और इसके बारे में राजा और बाकी फैमिली मेंबर्स को कुछ भी पता नहीं था। सोनम ने राजा की मदर को बताया कि उसे गुवाहाटी में कामाख्या टेम्पल भी जाना था टू टेक ब्लेसिंग्स फॉर द न्यूली मैरिज। हाँ, लौटने की टिकट नहीं कराई, क्योंकि जाने की टिकट कराई ना तो राजा ने मेरे को बता दिया मम्मी वो सोनम ने टिकट करा लिया मेरी और मेरे को परसों के रोज निकलना है। तो मैंने कहा बेटा इतने जल्दी, तो बोले अब तो उसने टिकट करा ली, बोले कि तो बोलती चलना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है बेटा चले जाओ। मैंने कि कितने दिन में आओगे, तो बोले 7 दिन में। मेघालय पहुंचने पर राजा अपनी मदर से बात करने के लिए उन्हें वीडियो कॉल भी करता है
वीडियो कॉल के थ्रू उसकी मदर को पता चलता है कि राजा ने एक गोल्ड की चेन भी पहनी हुई है। तो मदर ने राजा को इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि सोनम ने उसे फोर्स किया था ये गोल्ड चेन पहनने के लिए। सोनम ने राजा को वो गोल्ड चेन पहनने के लिए क्यों फोर्स किया था, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है, आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। 26 मई को राजा और सोनम मौलाख्यात विलेज पहुंचे क्योंकि वहां से उन्हें नॉन गिरेक ट्रैक शुरू करना था। ड्यूरिंग द ट्रैक दोनों की बात राजा के मदर से भी हुई थी। सोनम ने राजा की मदर को बताया कि उसका 11 का फास्ट चल रहा है, इसलिए अभी तक उसने कुछ खाया नहीं है। और राजा की मदर ने उसे सजेस्ट भी किया कि वो ड्राई फ्रूट्स या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स ले जाते साथ में, लेकिन सोनम ने ये कहा कि हम भूल गए लाना, अब देखते हैं आगे ट्रैक खत्म होने पर शायद कुछ खाने का सामान मिल जाए। फिर मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े जंगल में है, यहाँ से आप कुछ मिलेगा। 26 मई को दोनों ने शिप्रा गेस्ट हाउस से चेकआउट किया और उन्हें चेकआउट करने के बाद वहाँ के एक लोकल गाइड ने चेरापूंजी जाते हुए देख लिया था, लेकिन वो अकेले नहीं थे, उनके साथ 3 आदमी और थे। अब इस दिन से 23 मई से राजा और सोनम किसी की भी बात किसी भी फैमिली मेंबर से नहीं हुई थी। जनरली फैमिली मेंबर्स को या फिर घर वालों को लगा होगा कि पहाड़ी एरिया होने की वजह से वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम का इशू होगा, इसलिए इन दोनों की बात उनसे नहीं हो पा रही है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया राजा की फैमिली की टेंशन और भी बढ़ने लगी और ये बात राजा की मदर और बाकी अदर फैमिली मेंबर्स को काफ़ी ऑकवर्ड लग रही थी और काफ़ी चिंता की बात भी थी उनके लिए। ये सब देखकर उन्हें समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है, इसलिए उन्होंने मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर दी राजा और सोनम के लिए। कुछ दिनों बाद राजा और सोनम का स्कूटर भी एबेंडेंट पाया गया इन शिलोंग, जो उन्होंने रेंट पे लिया था मेघालय घूमने के लिए। इन सब के बाद मेघालय पुलिस ने भी सर्च इंजन शुरू कर दी टू फाइंड दैट मैरिड कपल। दोनों को ढूंढना और भी मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि बारिश काफ़ी बढ़ चुकी थी मेघालय में, इसलिए पुलिस और सर्च टीम के लिए कोई भी लीड मिल पाना ईजी नहीं था। लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर सर्च टीम बनाई गई थी इन दोनों कपल्स को ढूंढने के लिए, इतने हैवी रेनफॉल होने के बावजूद भी। फाइनली 2 जून 2025 मतलब लगभग 10 से 11 दिन बाद पुलिस को एक वाटरफॉल के नीचे राजा की डिकम्पोज्ड बॉडी मिली। इस न्यूज़ के बाद राजा की फैमिली पूरी टूट चुकी थी, उनकी पूरी उम्मीद खत्म हो चुकी थी राजा के वापस घर आने की। लेकिन राजा की बॉडी मिलने से पहले ऑन 26 मई राजा और सोनम के भाई विपिन राजा और सोनम को ढूंढने के लिए शिलोंग पहुंच चुके थे और वहां उन्होंने ही मिसिंग कंप्लेंट लिखाई थी। 10 दिन तक कुछ पता नहीं चलने के कारण सोनम और राजा की फैमिली ने मेघालय टूरिज्म और पुलिस पे भी काफ़ी ब्लेम लगाए थे, वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, वो सोनम और राजा को नहीं ढूंढ रहे हैं। राजा की फैमिली ने ये एलिगेशंस इसलिए लगाए थे क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया था और अभी तक सोनम का कुछ पता नहीं चला था। किसी न्यूली मैरिड कपल के फैमिली को जब ये पता चले कि उनका बेटा या फिर उनकी बहू हनीमून के लिए गए थे और उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा और 10 दिन बाद पता चलता है कि उसके बेटे की बॉडी मिली है, तो उनकी क्या हालत होगी। राजा की फैमिली ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि उन्हें कभी ऐसी न्यूज़ सुनने मिलेगी जहां उनका एक जवान बेटा जिसकी मौत हो चुकी है उसकी डिकम्पोज बॉडी मिली है। उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उसकी फैमिली बस ये सोच के परेशान थी कि ऐसा क्यों किसी ने किया होगा, राजा की ऐसी कौन सी दुश्मनी है किसी के साथ। राजा की डेथ की न्यूज़ सुनकर बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स भी बस यही प्रे कर रहे थे कि उनकी जो छोटी बहू है सोनम है, बस वो किसी तरह सही सलामत घर पे पहुंच जाए। और जब राजा की बॉडी मिली थी तो उसके बॉडी पे से ये सारी चीज़ें गायब थी, उसकी गोल्ड चेन, उसका वॉलेट, उसकी रिंग, ये सारी चीज़ें। और ये सब देख के उनकी फैमिलीज़ को यही लग रहा था कि मेघालय के लोकल्स ने ऐसा काम किया है। पुलिस को जहाँ वाटरफॉल के पास राजा की बॉडी मिली थी उससे थोड़ी दूर पुलिस को राजा को एक वाइट शर्ट, एक रिंग, एक फ़ोन का स्क्रीन भी मिला था और साथ ही साथ थोड़ी दूर और सर्च करने पर एक मर्डर वेपन भी मिला था। इनिशियली पुलिस को ये लग रहा था कि राजा की मौत पहाड़ से गिरने से या फिर पैर फिसलने से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये क्लियर हो गया कि उसकी मौत नेचुरली नहीं हुई है, उसका मर्डर हुआ है। वो वेपन दिखने में एकदम ब्रांड न्यू लग रहा था, मतलब उस वेपन को देखकर लग रहा था कि किसी ने बस इस पर्पस के लिए ही इस वेपन को खरीदा है, मर्डर करने के लिए। और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वो वेपन लोकल नहीं है। सो पुलिस को ये तो पता चल गया था कि राजा का मर्डर एक लोकल ने किया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो चुकी है। एज आई सेड बिफोर कि राजा और सोनम को पहले एक लोकल गाइड ने देखा था और उसने साथ ही साथ ये भी बताया कि राजा और सोनम के अलावा उसने और भी 3 लोगों को उनके साथ देखा था और देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो उनसे अलग है, क्योंकि वो भी नॉर्थ ईस्ट से ही लग रहे थे और राजा उनसे काफ़ी हंसकर बात कर रहा था। लोकल गाइड की बात सुन के पुलिस को भी यही लगने लगा कि इन तीनों का ही हाथ हो सकता है राजा के मर्डर में और शायद इन तीनों ने ही सोनम को भी गायब किया हो। तो यही सब पता लगाने के लिए पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन और भी फास्ट और तगड़ी कर दी। सभी लोग सोनम को ढूंढने के लिए लगे हुए थे और उसके साथ साथ उन 3 नॉर्थ ईस्ट पर्सन्स को भी। और इन सब के बीच राजा की फैमिली में जब मातम छाया हुआ था तब उसी बीच 9 जून को
सुबह 1:30 बजे उनके घर पे एक फ़ोन आया और ये कॉल किसी और का नहीं, सोनम रघुवंशी का था। सोनम ने ये बताया कि वो उत्तर प्रदेश के किसी काशी ढाबा से कॉल कर रही है। उसने बताया कि उसे पता नहीं कि वो वहाँ कैसे पहुँची और उसके पास खुद का फ़ोन भी नहीं था, कोई रिसोर्सेज भी नहीं थे। उसने वहीं ढाबे पे काम करने वाले किसी पर्सन का फ़ोन लेके अपने घर पे फ़ोन किया है। सोनम की इस एक कॉल ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेज कर दिए थे। सोनम और राजा तो मेघालय गए हुए थे अपना हनीमून मनाने के लिए, तो वो आखिर यूपी कैसे पहुंची? क्योंकि इतने दिन हो गए उसे गायब होकर, राजा का मर्डर होकर, और इतने दिनों बाद वो मिली है, वो भी किसी दूसरे स्टेट में, और उसे कुछ याद भी नहीं है कि वो वहाँ कैसे पहुंची। पर इन सारी बातों पर घर वालों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें बस यही खुशी थी कि किसी तरह से सोनम वापस घर आ जाए, क्योंकि कॉल पर सोनम काफ़ी ज़्यादा सदमे में लग रही थी। उसकी आवाज़ से पता चल रहा था कि वो काफ़ी डिस्टर्ब है, वो बस फ़ोन पर रोई जा रही थी। इसलिए सोनम के भाई गोविंद ने ढाबे पे काम करने वाले पर्सन को बोला कि वो जल्द से जल्द पुलिस को इन्फॉर्म कर दे ताकि उसकी बहन घर वापस आ सके। अब ये चीज़ इस केस में काफ़ी ट्विस्टेबल पॉइंट है कि सोनम वॉज अलाइव और वो एक लौती गवाह है जो बता सकती है कि राजा के साथ क्या हुआ है। इसी बीच जब यूपी पुलिस उस ढाबे पर पहुंची तो वो सोनम को किसी नज़दीकी मेडिकल कॉलेज में लेके गए उसका मेडिकल करवाने के लिए, और शाम को 7 बजे के आसपास मेघालय पुलिस भी वहाँ पहुँच गई सोनम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उससे क्वेश्चंस पूछने के लिए। और कुछ पुलिस ऑफिशियल्स पूछताछ करने के बाद सोनम को वापस मेघालय लेके गए, और यहाँ से चीज़ों ने ट्विस्ट एंड टर्न लेना शुरू कर दी थी, क्योंकि सोनम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को बस टाल रही थी, उनको घुमा रही थी, कुछ भी स्पेसिफिकली और क्लियरली नहीं बता रही थी, क्योंकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं था मेघालय पुलिस को देने के लिए। और आफ्टर स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ये स्टेटमेंट सामने आया मेघालय पुलिस की तरफ से कि सोनम वॉज अ कल्प्रिट। इनफैक्ट वो खुद इस मर्डर प्लान में इन्वॉल्व थी और उसने खुद भी मर्डर किया है, क्योंकि उसका अफेयर राज कुशवाहा नाम के एक पर्सन से चल रहा था। इसलिए सोनम ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया राजा को मरवाने के लिए। मेघालय पुलिस ने सोनम के साथ साथ राज कुशवाहा और उन तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को भी अरेस्ट कर लिया था। सोनम वॉज द एक्चुअल किलर, ऐसा मेघालय पुलिस कह रही थी। और जब भी कन्फेशन सामने आया मीडिया में तो सोनम के फादर डिनाई करने लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बेटी ऐसा क्राइम नहीं कर सकती, वो मर्डर नहीं कर सकती। उल्टा वो मेघालय पुलिस पे ही ब्लेम करने लगे कि पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली नहीं की है और उनके ऊपर इतना प्रेशर होने के कारण वो मेरी बेटी को ही मर्डरर प्रूफ कर रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड सोनम के भाई ने मीडिया को ये स्टेटमेंट दी थी कि उसे 100% यकीन है कि इस मर्डर में सोनम का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि वो और उसकी फैमिली सोनम से आज के बाद कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, एंड ही गोइंग टू फाइट अ केस अगेंस्ट हर ओन सिस्टर। लेकिन अब मेन क्वेश्चन ये था कि ये राज कुशवाहा था कौन और उसने सोनम की हेल्प क्यों की थी। राज कुशवाहा सोनम के बिलिंग डिपार्टमेंट में ही काम करने वाला एक पर्सन था, और वो सोनम के फैमिली बिजनेस में काफ़ी लॉन्ग टाइम से इन्वॉल्व था, और वो सोनम के घर से काफ़ी नज़दीक ही रहता था। इनफैक्ट सोनम ने अपने पेरेंट्स को बताया भी था कि वो राज कुशवाहा से प्यार करती है और शी वांटेड टू मैरी हिम। लेकिन सोनम के फैमिली मेंबर्स ने इस रिश्ते को ठुकरा दिया था, उन्होंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि राज सोनम से 2-3 साल एज में छोटा भी था और साथ ही साथ वो एक डिफरेंट कास्ट का था। सोनम ने इनफैक्ट वार्निंग भी दी थी अपने मदर को कि उन्होंने उसकी शादी राज कुशवाहा से नहीं होने दी और किसी थर्ड पर्सन से मैरिज करने के लिए फोर्स किया तो वो कुछ ऐसा कर देगी जो बहुत ही गलत हो जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी सोनम की फैमिली ने उससे राजा रघुवंशी से शादी करने के लिए फोर्स किया, एंड अनफॉर्चुनेटली सोनम कांट डिनाई टू देम। जब सोनम की शादी राजा रघुवंशी से फिक्स हुई तो इनफैक्ट 3 महीने पहले शादी के ही उन्होंने अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया था, और इसमें एक प्लान ऐसा भी था कि सोनम अपनी डेथ फेक करने वाली थी कि वो भी राजा के साथ मेघालय में फिसलकर वाटरफॉल से गिर चुकी है और उसकी भी मौत हो गई है। उन्होंने बल्कि ये सब प्लान भी किया था कि सोनम की तरह ही कदकाठी वाली किसी पर्सन को ढूंढकर वो मारेंगे या फिर उसकी डेड बॉडी ढूंढेंगे और उसको सोनम बताकर डेथ डिक्लेयर कर देंगे। इट वॉज वेरी स्ट्रेंज। कितनी अजीब बात लगती है ये कि तुम्हारी 3 महीने बाद शादी है और तुम अपने पार्टनर के साथ मिलके किसी को मारने का प्लान बना रहे हो, और वो ऐसा पर्सन है जिसका तुम्हारे इस प्रॉब्लम से कोई लेना देना ही नहीं है। और मुझे समझ नहीं आता कि ये जो क्रिमिनल माइंडसेट वाले पर्सन होते हैं इनको ये क्यों लगता है कि ये पुलिस, कोर्ट, इन्वेस्टिगेशन ये सारी चीज़ों से बच जाएगी। पुलिस को बाद में इनके कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि वेडिंग से पहले इन्होंने पूरे 6 घंटे तक, और ये प्लानिंग तब चल रही थी जब सोनम राजा रघुवंशी के घर में ही थी, और राज कुशवाहा ने इस प्लानिंग की डिटेल इन्फॉर्मेशन दी थी अपने 3 दोस्तों को और पैसे देकर मेघालय भी भेज दिया था। और तो और मर्डर डे वाले दिन सोनम पूरे दिन इन लोगों के साथ फ़ोन के थ्रू कनेक्टेड थी और सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही थी। और जैसे ही सोनम और राजा वाटरफॉल के पास पहुंचे दे ऑल किल्ड हिम। इनफैक्ट उन दिनों ने बताया कि सोनम पूरे टाइम मर्डर स्पॉट पे ही मौजूद थी और वही बता रही थी कि कैसे मारना है और कहाँ वार करना है। वो वहाँ तब तक मौजूद थी जब तक उसे ये श्योरिटी नहीं हो जाए कि राजा वॉज किल्ड। राजा को मारने के बाद उन चारों ने मिलकर राजा को उस वाटरफॉल से नीचे फेंक दिया था।
मर्डर के बाद सोनम ने शिलोंग तक कैब ली और वहाँ से वो डायरेक्ट अपने होम टाउन इंदौर पहुंची। इंदौर में पहुंचने के बाद वो एक रात राज कुशवाहा के बुक किए हुए किसी होटल में रुकी। वहाँ से सुबह वो फतेहपुर निकल गई थी, जहाँ वो राज के साथ ही फतेहपुर में एक फ्लैट में रुकी हुई थी और फिर फाइनली वो वहाँ से यूपी के काशी ढाबे में पहुंची। बट इतने प्लानिंग के बावजूद भी सोनम पकड़ी गई, क्योंकि उसे पता ही नहीं था, उसने ये प्लान ही नहीं किया था कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे क्वेश्चन के क्या आंसर करना है। और पुलिस के बार बार पूछने पर भी वो आंसर नहीं दे पाए कि शिलोंग से वो यूपी कैसे पहुंची और इतने दिन वो कहाँ थी। इतनी प्लानिंग और इतना ही दिमाग अगर वो घर वालों को अपने कन्विंस करने में लगाती, अपने भाई को, अपने पेरेंट्स को समझाने में लगाती या फिर घर से भाग जाती, उसके पेरेंट्स कुछ सालों के लिए नाराज़ रहते। लेकिन अभी के केस में क्या हुआ है, उसके पेरेंट्स ने, उसके फैमिली ने टोटली उससे रिश्ता तोड़ दिया है। केस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है और इसका फाइनल कंक्लूजन अभी तक बाहर नहीं आया है। इस केस से हम सबको ये पता चलता है कि आज के टाइम पे मैरिज ये सब्जेक्ट कितना स्कैरी हो चुका है।